तो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था स्टमक। स्टमक के एक साइड पाया जाता है लिवर एंड दूसरी साइड पाया जाता है पैनक्रियास। एक्चुअल में जो ये पैनक्रियास होता है ये लिवर की बैक साइड में पाया जाता है। तो मैं आपको यहाँ दिखा रही हूँ, बैक साइड इसकी दिखा नहीं सकती, तो मैं यहाँ दिखा रही हूँ कि यहाँ पे पैनक्रियास पाया जाता है और यहाँ होता है लिवर। दोनों का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारी बॉडी में। लिवर हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे, मैं थोड़ा सा बता देती हूँ पैनक्रियास एंड लिवर के बारे में। जो पैनक्रियास होता है ये स्टमक के अंदर एसिडिक सब्सटेंस डालता रहता है, यानी अम्लीय पदार्थों को डालता रहेगा स्टमक के अंदर पैनक्रियास। एंड जो लिवर होता है ये बेसिक सब्सटेंस को डालता रहता है स्टमक के अंदर, यानी जो अम्लीय सब्सटेंस है वो पैनक्रियास डाल रहा है एंड क्षारीय पदार्थों को डाल रहा है लिवर। तो स्टमक के अंदर क्या होता है, एक बैलेंस बन जाता है पैनक्रियास एंड लिवर की वजह से। ठीक है, तो अगर पैनक्रियास प्रॉपर काम कर रहा है तो स्टमक के अंदर प्रॉपर एसिड जा रहा है, और अगर लीवर प्रॉपर काम कर रहा है तो स्टमक के अंदर प्रॉपर बेस जा रहा है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, बैलेंस बन रहा है। क्लियर? मान लो आपका लीवर काम करना बंद कर देता है, लीवर काम नहीं कर रहा या लीवर खराब हो जाता है, ठीक है, तो क्या होगा, देखो पैनक्रियास क्या कर रहा था, एसिडिक सब्सटेंस डाल रहा था, एंड लीवर क्या कर रहा है, बेसिक सब्सटेंस डाल रहा है। लीवर ने काम करना बंद कर दिया, यानी स्टमक के अंदर बेस आना बंद हो गया। ठीक है, पैनक्रियास प्रॉपर काम कर रहा है, इसके अंदर एसिड जाता रहेगा। ठीक है, एसिड बहुत ज्यादा मात्रा में स्टमक के अंदर चला जाता है क्योंकि बेस आ नहीं रहा है, इसको न्यूट्रल ही नहीं कर रहा, बैलेंस नहीं कर रहा। तो अगर एसिड बहुत ज्यादा हो जाएगा तो हम उस चीज को बोल देते हैं हमारे स्टमक के अंदर जलन हो रखी है, एसिडिटी हो रखी है, या आप एक नाम और दे देते हो कि हमारे पेट के अंदर तेजाब बनी हुई है। ठीक है, जिससे खट्टी ढकारें आती है, उसको हम क्या देते हैं कि एसिडिटी हो रखी है, हाइपर एसिडिटी। ठीक है, हमने लास्ट टाइम ये भी पढ़ा था कि स्टमक के अंदर HCl पाया जाता है, ये भी क्या होता है, एसिड होता है, कंसंट्रेटेड एसिड होता है। तो अगर आपके स्टमक के अंदर बहुत ज्यादा एसिडिटी हो जाती है, बहुत ज्यादा जलन हो जाती है, तो उसको हम कहते हैं एक बहुत ही खतरनाक बीमारी बन जाती है, जिसको हम बोलेंगे पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर क्या होता है, पेट के अंदर घाव होने स्टार्ट हो जाते हैं, पेट के अंदर घाव हो जाएंगे, स्टमक में जलन हो जाएगी। पैनक्रियास की डिस्कवरी की थी एक साइंटिस्ट थे लैंगरहैंस। लैंगरहैंस नाम के व्यक्ति ने अग्नाशय को खोजा था। अग्नाशय क्या होता है, एक ग्रंथि होती है जिसको आप लोग बोलते हो ग्लैंड। ग्लैंड का मतलब होता है जिससे या तो रस निकले या फिर एंजाइम निकले या हार्मोन निकले। ठीक है, जो पैनक्रियास होता है, पैनक्रियास से जूस भी निकलता है, एंजाइम भी निकलता है एंड हार्मोन भी निकलते हैं, जिनका अलग अलग रोल होता है। ठीक है, ग्रंथियों से या तो जूस निकलता है या एंजाइम निकलता है या हार्मोन निकलता है। देखो हमने पढ़ा डाइजेशन सिस्टम में कि एंजाइम क्या करते हैं, फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। कोई ना कोई एंजाइम निकलेगा, जैसे स्टमक में हमने पढ़ा था कि 2 एंजाइम निकलते हैं, पेप्सिन एंड रेनिन, जो फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। प्रोटीन का 90% डाइजेशन कर देते हैं पेप्सिन एंड रेनिन। क्लियर? तो एंजाइम क्या करते हैं, फूड को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं, डाइजेशन में हेल्प करते हैं। लेकिन हार्मोन क्या करती है, हार्मोन बॉडी की ग्रोथ करवाने में हेल्प करते हैं। जो बॉडी की ग्रोथ और डेवलपमेंट है वो किस वजह से होती है, हार्मोन की वजह से होती है। अग्नाशय एक ऐसी ग्रंथि होती है जिससे जूस, एंजाइम एंड हार्मोन तीनों निकलते हैं। एंजाइम या जूस निकलता है, उसको हम कहते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, जिस ग्लैंड से एंजाइम या जूस निकलेगा उसको हम बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड, एंड जिनसे हार्मोन निकलते हैं उसको हम कहते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। यानी ग्लैंड 2 टाइप की होती है, जिससे एंजाइम या जूस निकलेगा उसको हम बोलेंगे एक्सोक्राइन, एंड जिससे हार्मोन निकलेगा उसको हम कहते हैं एंडोक्राइन। यानी एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन टाइप की 2 टाइप की ग्लैंड होती है।
से जूस भी निकलता है, एंजाइम भी निकलता है एंड हार्मोन भी निकलता है। इस वजह से इसको बोला जाता है कि पैनक्रियास एक मिक्स्ड ग्लैंड है। मिक्स्ड ग्लैंड का मतलब होता है जिससे जूस, एंजाइम या हार्मोन सब निकल रहे हैं, यानी एक्सोक्राइन की तरह भी बिहेव करती है एंड एंडोक्राइन की तरह भी बिहेव करती है। एक्सोक्राइन हमने बोला जिस ग्लैंड से जूस या एंजाइम निकलता है, तो पैनक्रियास से जूस भी निकलता है और एंजाइम भी निकलता है, इसलिए ये किस टाइप की होगी? एक्सोक्राइन होगी। पैनक्रियास से हार्मोन भी निकलते हैं जिसकी वजह से बॉडी में ग्रोथ होती है, तो वो किस टाइप की होगी? एंडोक्राइन होगी। यानी एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन दोनों टाइप की होती है, इस वजह से पैनक्रियास को मिक्स्ड ग्लैंड भी बोला जाता है। क्लियर? इसकी हम डिटेल में स्टडी करेंगे ग्लैंड में, बस थोड़ा सा बताया है कि पैनक्रियास एक मिक्स्ड ग्लैंड होती है जिससे जूस भी निकलता है, एंजाइम भी निकलता है एंड हार्मोन भी निकलते हैं। पैनक्रियास की अगर शेप की बात करें तो एक पेड़ के एक पत्ते जैसी होती है, लीफ की जैसी शेप होती है इसकी। लीवर के बैक साइड में पाया जाता है, लीफ की आकार का होता है, पत्ते की तरह शेप होती है। ठीक है, यानी आपने पढ़ा कि जो पैनक्रियास है वो क्या है? एक मिक्स्ड ग्लैंड है। ठीक है, ये आप पढ़ चुके, मिक्स्ड ग्लैंड है, एक्सोक्राइन की तरह भी बिहेव करता है एंड एंडोक्राइन की तरह भी बिहेव करता है। यानी पैनक्रियास से जूस भी निकल रहा है, पैनक्रियास से एंजाइम भी निकलते हैं एंड पैनक्रियास से हार्मोन भी निकलते हैं। आज हम डाइजेस्टिव सिस्टम में जूस एंड एंजाइम पढ़ेंगे जो फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। पैनक्रियास से एक जूस निकलता है जिसको हम कहते हैं पैनक्रियाटिक जूस। जैसे हमने स्टमक में पढ़ा था गैस्ट्रिक जूस, ऐसे ही पैनक्रियास से एक जूस निकलता है जिसको हम कहते हैं पैनक्रियाटिक जूस। ये स्लाइटली बेसिक होता है, इसकी पीएच है जो 7.5 से 8.4 तक होती है। पीएच वैल्यू है जो पैनक्रियाटिक जूस की होती है 7.5 से 8.4, स्लाइटली बेसिक नेचर होता है पैनक्रियाटिक जूस का। ठीक है, एंड पैनक्रियास से 3 एंजाइम निकलते हैं जो फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। एंजाइम निकलते हैं पैनक्रियास से ट्रिप्सिन, अमाइलेज एंड लाइपेज। ट्रिप्सिन, अमाइलेज एंड लाइपेज ये 3 एंजाइम होते हैं जो निकलते पैनक्रियास से है लेकिन काम करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, छोटी आंत के अंदर एक्टिव होते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फूड का कंप्लीट डाइजेशन होता है। फूड का कंप्लीट डाइजेशन होगा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। कंप्लीट डाइजेशन के लिए हमें एंजाइम की जरूरत पड़ती है। ये तीनों एंजाइम फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं, लेकिन कहां से निकलेंगे? पैनक्रियास से। तो आप लिखोगे ट्रिप्सिन, इट कन्वर्ट्स पेप्टोन्स इनटू अमाइनो एसिड। पेप्टोन्स को किसके अंदर कन्वर्ट कर देता है? अमाइनो एसिड के अंदर। सेकेंड, अमाइलेज it converts carbohydrate into ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट को किसके अंदर कन्वर्ट कर देता है? ग्लूकोज के अंदर। देन थर्ड, लाइपेज, it converts fat into fatty acids and glycerol। जब फैट का 90% डाइजेशन होते तो बन जाता है फैटी एसिड
एंड कंप्लीट डाइजेशन होता है ग्लिसरॉल की फॉर्म में, फैटी एसिड फर्दर प्रोसीड हो जाते हैं ग्लिसरॉल में। ग्लिसरॉल इज द बेसिक यूनिट ऑफ फैट, फिर हम उसको डिवाइड नहीं कर सकते है, लेकिन काम कहाँ करेंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन में, क्योंकि हमें पता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फूड का कंप्लीट डाइजेशन होता है। क्लियर? डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन कहाँ होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा। अब्जॉर्प्शन के बाद ही हमारे शरीर को एनर्जी मिलती है। कंप्लीट डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन से मतलब है भोजन का खून में मिल जाना, जिसके बाद हमारे शरीर को निरंतर ऊर्जा मिलती रहती है और हम काम करते रहते हैं। ठीक है, तो आइए हम पढ़ लेते हैं अब स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे लंबा पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। सबसे ज्यादा लेंथ स्मॉल इंटेस्टाइन की होती है, 6.5 मीटर लंबी होती है अप्रोक्सीमेट। 6 to 6.5 मीटर लेंथ होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की, जो 3 पार्ट में डिवाइड होती है, ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम। ठीक है, 6.5 मीटर लंबी होती है स्मॉल इंटेस्टाइन, 3 पार्ट में डिवाइड हो जाती है, ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम। यानी आप बोल सकते हो स्मॉल इंटेस्टाइन की 3 पार्ट होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम। इनका अलग अलग रोल है। ड्यूडेनम सबसे छोटा पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का एंड सबसे चौड़ा पार्ट होता है, यानी इट इज द वाइडेस्ट एंड शॉर्टेस्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। सबसे छोटा एंड सबसे चौड़ा पार्ट होता है ड्यूडेनम होता है। स्टमक के बाद सबसे पहले खाना ड्यूडेनम में आता है। स्टमक के बाद फूड कहाँ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट ड्यूडेनम में सबसे पहले खाना आएगा। यहाँ पे फूड का डाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा। फूड का कंप्लीट डाइजेशन कहाँ पे स्टार्ट हो जाता है, ड्यूडेनम में स्टार्ट हो जाता है। इसकी जो लेंथ होती है वो अप्रोक्सीमेट 25 सेंटीमीटर होती है, बहुत ही छोटा पार्ट होता है। इसके बाद फूड चला जाता है जेजुनम में। जेजुनम के अंदर फूड का ना डाइजेशन होता है ना अब्जॉर्प्शन होता है। ये कैसे काम करता है, ये सिर्फ ड्यूडेनम से फूड उठाएगा और इलियम के अंदर डाल देगा। लाइक ईसोफेगस, हमने ईसोफेगस में क्या पढ़ा था, ईसोफेगस क्या करता है, फूड को निगलता है, उसमें डाइजेशन नहीं होता, माउथ से फूड उठाया और कहाँ डाल दिया, स्टमक के अंदर डाल दिया। एज इट इज जेजुनम काम करेगा, ड्यूडेनम से फूड उठाएगा और डाल देता है इलियम के अंदर। ठीक है, अप्रोक्सीमेट 2.5 मीटर लेंथ होती है जेजुनम की। फूड कहाँ चला जाएगा, इलियम के अंदर। इसने क्या किया, भोजन को फर्दर प्रोसीड कर दिया, फूड को उठाया ड्यूडेनम से और कहाँ डाल दिया, इलियम के अंदर डाल दिया। इलियम के अंदर कंप्लीट अब्जॉर्प्शन हो जाती है फूड की। फूड कंप्लीट अब्सॉर्ब हो जाएगा। अब्जॉर्प्शन के बाद ही हमारे शरीर को एनर्जी मिलती है। फूड अगर कंप्लीट अब्सॉर्ब हो जाएगा तो हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती रहेगी और हम कंटिन्यू काम करते रहेंगे। ठीक है, यानी फूड का कंप्लीट डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट हुआ, ड्यूडेनम से स्टार्ट हुआ और अब्जॉर्प्शन कहाँ पे हुआ, इलियम के अंदर हुआ। लेकिन जेजुनम में कोई भी फूड का अब्जॉर्प्शन नहीं होता और कोई भी फूड का डाइजेशन नहीं होता, सिर्फ फर्दर प्रोसीड होता है। इलियम के अंदर फूड चला जाता है। इलियम की लेंथ होती है अप्रोक्सीमेट 3 to 3.5 मीटर। ठीक है, सबसे लंबा पार्ट क्या होता है, इलियम होता है, सेकंड जेजुनम होता है एंड सबसे छोटा क्या होता है, ड्यूडेनम होता है। फूड का कंप्लीट अब्जॉर्प्शन कहाँ हुआ, इलियम के अंदर हो जाता है। जैसे ही फूड कंप्लीट अब्सॉर्ब हो जाएगा उसके बाद क्या बनेगा, वेस्ट मटेरियल बन जाता है और वो किसी न किसी एक्सक्रीटरी पार्ट के थ्रू बाहर निकल जाता है। तो हमने पढ़ा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फूड का कंप्लीट डाइजेशन होता है, तो आप लिखोगे
there is complete digestion of food in small intestine. There is complete digestion of food in small intestine. या आप बोल सकते हो complete digestion and absorption of food is takes place in small intestine. जैसे ही कंप्लीट अब्सॉर्ब हो जाएगा उसके बाद हमारे शरीर को एनर्जी मिल जाएगी. क्लियर? जैसे ही अब्सॉर्ब होगा वेस्ट मटेरियल बनेगा. वेस्ट मटेरियल किसी न किसी एक्सक्रीटरी पार्ट के थ्रू बाहर आ जाता है. स्मॉल इंटेस्टाइन पे इस टाइप से कुछ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसको हम कहते हैं विली. ठीक है, तो एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे डालेगा? विली किसका पार्ट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइन? आपका आंसर रहेगा स्मॉल इंटेस्टाइन. ये क्या करती है, ये सरफेस एरिया को बढ़ा देती है, छोटी आंत के सतही क्षेत्रफल को बढ़ा देती है जिससे डाइजेशन इजीली हो जाता है. तो आप बोलोगे विली का कार्य क्या होता है? इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन. सरफेस एरिया को बढ़ा देती है. तो फूड का कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है. अब फूड कहाँ चला जाएगा? लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, क्योंकि वेस्ट मटेरियल बनना है. तो फूड से जो वाटर अब्सॉर्ब करने का काम करती है वो करेगी लार्ज इंटेस्टाइन. तो फूड आ जाता है आपका लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर. अब फूड आ जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में. लार्ज इंटेस्टाइन की लेंथ होती है 1.5 मीटर. द लेंथ ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन इज 1.5 मीटर. देखो हमने पढ़ा जो स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ होती है वो 6.5 मीटर होती है एंड लार्ज इंटेस्टाइन की क्या होती है? 1.5 मीटर होती है. फिर भी इसको लार्ज बोला जाता है. स्मॉल की 6.5 मीटर लेंथ होने के बावजूद उसको स्मॉल बोला जाता है. ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसका विड्थ बेस पे होता है या डायमीटर बेस पे होता है. डायमीटर लार्ज इंटेस्टाइन का ज्यादा होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का कम होता है. यानी लेंथ के बेस पे इनको फर्दर डिवाइड नहीं किया गया स्मॉल एंड लार्ज में. इसको विड्थ बेस पे क्लासिफाई किया जाता है. ठीक है, तो इसकी विड्थ ज्यादा होती है इस वजह से इसको लार्ज बोला जाता है, लेकिन लेंथ 1.5 मीटर होती है. ठीक है, हमने पढ़ा अभी तक जो फूड का कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है एंड अब्जॉर्प्शन हो जाता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है. ठीक है, अब फूड कुछ ऐसा फूड होता है जो डाइजेस्ट नहीं होता जिसको हम कहते हैं अनडाइजेस्टेड फूड. अनडाइजेस्टेड फूड से वाटर अब्सॉर्ब करने का काम करती है लार्ज इंटेस्टाइन. यानी ये क्या करती है? इट अब्सॉर्ब वाटर फ्रॉम अनडाइजेस्टेड फूड. जैसे ही अनडाइजेस्टेड फूड से वाटर को सोख लेगी उसके बाद वेस्ट मटेरियल बन जाएगा और एनस के थ्रू बाहर निकल जाएगा. ठीक है, तो आप लिखोगे इट अब्सॉर्ब वाटर फ्रॉम अनडाइजेस्टेड फूड. जो फूड डाइजेस्ट नहीं होता वहां से वाटर अब्सॉर्ब करने का काम करती है लार्ज इंटेस्टाइन. द लेंथ ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन इज 1.5 मीटर. 1.5 मीटर लंबी होती है लार्ज इंटेस्टाइन जो 3 पार्ट में डिवाइड हो जाती है, सीकम, कॉलन एंड रेक्टम. इट हैव 3 पार्ट्स. सीकम, the length of cecum is 8 to 10 centimeter. अप्रोक्सीमेट 8 से 10 सेंटीमीटर लेंथ होती है सीकम की. 20 से 25 सेंटीमीटर लेंथ होती है कॉलम एंड अप्रोक्सीमेट 13 to 15 सेंटीमीटर होती है रेक्टम. सबसे बड़ा पार्ट कोलन होता है लार्ज इंटेस्टाइन का. ठीक है, सीकम के साथ एक अवशेषीय अंग जुड़ा होता है जिसको हम कहते हैं अपेंडिक्स.
ये अपेंडिक्स क्या होता है, एक वेस्टिजल ऑर्गन होता है जो ह्यूमन बॉडी में पाया जाता है। ये मेनली जुगाली करने वाले जानवरों में ज्यादा एक्टिव होता है। जैसे हाथी घास फूस खाता है, तो हाथी के अंदर ये वेस्टिजल ऑर्गन नहीं है, ये उसके अंदर हेल्पफुल ऑर्गन है, मेन ऑर्गन है। जब हम आदि मानव थे तो हम घास फूस खाते थे, तब ये काम आता था अपेंडिक्स, घास फूस को खाने में काम आता था अपेंडिक्स। लेकिन अब ये हमारे लिए एक अवशेषी अंग बन गया, क्योंकि हम लोग घास फूस नहीं खाते हैं, तो ये कोई काम का नहीं है। अगर ये बढ़ जाए तो इससे क्या होता है, स्टमक के अंदर पेन होना स्टार्ट हो जाता है, और डॉक्टर इसको काट भी देते हैं, काट के फेंक भी देते हैं, तो इससे कोई ऐसा इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि ये एक अवशेषी अंग है, इसका कोई रोल नहीं है हमारी बॉडी में। लेकिन अभी तक है क्यों ये नहीं पता मुझे। नेक्स्ट, कॉलन सबसे बड़ा पार्ट होता है जो लार्ज इंटेस्टाइन का, वो कॉलन होता है। लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन इज कॉल्ड कॉलन। द लेंथ अप्रोक्सीमेट 20 to 25 सेंटीमीटर होती है कॉलन की। कॉलन के अंदर ई कोली बैक्टीरिया पाया जाता है। ई कोली बैक्टीरिया क्या करता है, जो वेस्ट फूड बन जाता है उसको खाता रहता है। वेस्ट फूड को खाएगा और बदले में हमारे शरीर को विटामिन दे देता है। विटामिन के कॉलन के अंदर बनता है। विटामिन के मैन्युफैक्चर इन कॉलन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विटामिन में हमने पढ़ा था, विटामिन के ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करता है। और विटामिन के कहाँ बनता है, लार्ज इंटेस्टाइन के कॉलन के अंदर बनता है। हेल्प कौन करता है, ई कोली बैक्टीरिया। ई कोली बैक्टीरिया क्या करेगा, जो हमारे शरीर में वेस्ट फूड बन जाता है, वेस्ट फूड को खा लेता है और बदले में क्या दे देता है, विटामिन दे देता है। यानी ये हम पे डिपेंड है और हम इस पे डिपेंड होते हैं। तो इस रिलेशन को बोल देते हैं सिम्बायोटिक रिलेशन। सिम्बायोटिक रिलेशन में क्या होता है, दो जीव जब एक दूसरे की हेल्प करते हैं, ये क्या कर रहा है, हमसे वेस्ट फूड ले रहा है, जो जिसको ये खा लेता है, जैसे वेस्ट फूड लेगा उसको खा लेगा और हमें बदले में क्या दे देगा, विटामिन दे देगा। हमारे शरीर में वेस्ट फूड की जरूरत नहीं है, उसको तो बाहर निकलना ही होता है। लेकिन बैक्टीरिया थोड़ा सा ही खा पाएगा, ठीक है, वेस्ट फूड को खाएगा और क्या बना देता है, विटामिन बना देता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विटामिन के कहाँ पे बनता है, कॉलन के अंदर बनता है। एंड कॉलन किसका पार्ट होता है, लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट होता है, ठीक है। लास्ट है जो रेक्टम, थर्ड वाला पार्ट होता है, इसका रेक्टम होता है। ये क्या करता है, इट रिसीव स्टूल फ्रॉम द कॉलन। एंड जब आपका स्टूल बन जाता है, वेस्ट प्रोडक्ट बन जाता है, वो एनस के थ्रू आपके शरीर से बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या क्वेश्चन बना, सबसे बड़ा पार्ट कौन सा होता है, कॉलन होता है, ठीक है। विटामिन के कहाँ पे मैन्युफैक्चर होता है, कॉलन के अंदर होता है। अपेंडिक्स किससे रिलेटेड है, सीकम से, क्योंकि एक वेस्टिजल ऑर्गन है जो किससे कनेक्ट होता है, सीकम, ठीक है। इस टाइप से यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, ये आप लोग लर्न करोगे। बाकी हम करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।